फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि एसएससी जीडी का जिनका भी एग्ज़ाम बचा हुआ है, अर्थात 28, 29, 30 या उसके आगे आने वाले दिनों में कभी भी अगर आपका एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल आपको कैसा प्रश्न आने वाला है इस क्लास में आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों को मैंने कहा था कि आज जो है 27 अप्रैल के चारों ही शिफ्ट के जब एग्ज़ाम समाप्त होंगे तो हम मिलेंगे 8 पीएम शाम में। तो 8 पीएम हो चुका है और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आऊँगा और आप लोगों को उन प्रश्नों को कराऊँगा जहाँ से आज के चारों शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त आगामी एग्ज़ाम देने वाले हैं एसएससी जीडी का, तो बिल्कुल इन टॉपिकों को नोट कर लो जहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, खास करके जिनका एग्ज़ाम कल परसों में होने वाला है, तो बिल्कुल आपके पास अभी भी समय है। आप इस क्लास को करने के बाद से बिल्कुल है कि आपका जो है बड़ा स्कोर होने वाला है। तो इस क्लास में हमने उन प्रश्नों को रखा हुआ है, जो आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जा रहे हैं जिन टॉपिकों से, उन्हीं के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इस क्लास में कवर किया हुआ है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त आगामी किसी भी दिन एसएससी जीडी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बिल्कुल इस क्लास को स्किप मत करिएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है जहाँ से आपके एग्ज़ाम हॉल में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। क्योंकि आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड आपके हर एक इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ जिस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिकों के ऑल सब्जेक्ट, इसमें हम लोग ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन करेंगे। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, ये चारों सब्जेक्ट के जो प्रश्न पूछे गए हैं, बिल्कुल आपको यहाँ पे हम सॉल्व कराने वाले हैं उन्हीं टॉपिकों के। तो क्लास में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसदीय जो है विशेष विशेषाधिकार को जो है परिभाषित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसदीय विशेषाधिकार को परिभाषित किया गया है? क्वेश्चन पहला नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है आर्टिकल जो है 105, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि जो है किस गुप्त शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और सिक्कों पर जो है वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है? क्वेश्चन आपके सामने दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे समुद्रगुप्त, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। ये वो टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आज के चारों शिफ्ट में पूछे गए हैं और उन्हीं टॉपिकों को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगामी एसएससी जीडी बिल्कुल ऐसा ही पेपर निकालेगा ताकि उसको नॉर्मलाइजेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। और आप इन टॉपिकों को पढ़ के चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है आपको। अगला प्रश्न है, पटतगल पटतकल के स्मारकों का समूह जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, इस किस राजवंश की जो है वास्तुकला शैली का जो है प्रतिनिधित्व करता है? क्वेश्चन नंबर तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर अगर आपको पता है तो मुझे लगता है कमेंट बॉक्स में मेरे साथ आप प्रश्नों को सॉल्व करो, ताकि जो आपका मनोबल है वो बिल्कुल बना रहे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम हॉल में अगर आप यहाँ से डर आप हटा देते हो मेरे साथ तो, ठीक है? तो चालुक्य वंश अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न की अर्थशास्त्र में लॉरेंज वक्र निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या होने वाला है? अर्थशास्त्र में लॉरेंज वक्र निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं
चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आय वितरण की जो है असमानता, आय वितरण की असमानता बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहे हैं प्रकाशिक तंतु संचार में सिग्नल किस रूप में प्रवाहित होता है। क्वेश्चन 5, पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि प्रकाशित तंतु संचार में सिग्नल किस रूप में प्रवाहित होती है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर प्रकाश तरंग, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल का जो है सबसे पुराना स्तूप माना जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लो। ये क्लास को अगर आप एक बार भी देख लेते हो एग्जाम हॉल से पहले सनसनी नजर से भी, तब भी आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं कहूंगा कि जिनका भी अभी पेपर बाकी है बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि देखिए जिनका कल पेपर है तो सुबह के हम 4 AM पे आपको मिलेंगे। सुबह के 4 AM वाली क्लास आप बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, उसको देखकर ही एग्जाम हॉल में जाइएगा सभी लोग। जिनका जिस दिन पेपर होगा हम सुबह के 4 AM पे आपके लिए रामबाण प्रश्न देंगे और वहां से बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सांची का स्तूप आपको याद रखना है, मौर्य काल का सबसे पुराना स्तूप है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के किन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न के बताने हैं 8वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर के किन 4 राज्यों का। तो पूर्वोत्तर में कौन है आपके, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ऑप्शन नंबर ए आपको लगाना था। जिन्होंने ए को चुना है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है कवि राजमार्ग कन्नड़ साहित्य की सबसे पुरानी जो है उपलब्ध रचना है, ये किसके द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कवि राजमार्ग कन्नड़ साहित्य की सबसे पुरानी जो है उपलब्ध रचना है, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपको याद रखना है अमोघ अमोघ वर्ष प्रथम, ऑप्शन नंबर ए आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कोशिका के किस भाग को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कोशिका के किस भाग को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं केंद्रक को, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है अकबर ने इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष की थी। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अकबर ने इबादत खाना की रचना की स्थापना किस वर्ष की थी। तो जिन्होंने बताया है 1575 में, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर नंदा देवी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर नंदा देवी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कामेट, त्रिशूल, दुनागिरी, ये सभी के सभी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है मटकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है जो मालवा क्षेत्र में प्रचलित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12, स्टार लगा लो। ये प्रश्न आपको किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाने वाला प्रश्न है। मटकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है जो मालवा क्षेत्र में प्रचलित है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं मध्य प्रदेश, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है 0 कैलोरी खाद्य पदार्थों में मिठास के लिए उपयोग किया जाने वाला जो है एम्पार्स्ट एम्पार्स्टम क्या है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर पेप्टाइड। पेप्टाइड जो है आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल में 1882 में की हुई थी? क्वेश्चन नंबर 14। बताइएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल में 1882 में शुरू किया गया था? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं लॉर्ड रिपन, बिल्कुल राइट उत्तर है लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है गैल्वेनाइजेशन की जो है प्रक्रिया में लोहा पर किसका परत चढ़ाया जाता है? गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे पर किस की परत चढ़ाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 जिन्होंने बताया है यहाँ पे जस्ता, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य का वह कौन सा विदेशी यात्री था जिसने सती प्रथा का जो है विस्तृत वितरण दिया है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। विजयनगर साम्राज्य का वह कौन सा विदेशी यात्री था जिसने सती प्रथा का विस्तृत वितरण दिया है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं आप लोगों का बारबोसा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है ब्लैक फुट रोग किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? ब्लैक फुट किस रोग की अधिकता के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है ब्लैक फुट रोग किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आर्सेनिक जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है नीति आयोग की जो है गवर्निंग काउंसलिंग में कौन सा शामिल होते हैं? नीति आयोग की गवर्निंग काउंसलिंग में कौन शामिल होते हैं? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है राज्य के मुख्यमंत्री बिल्कुल होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, ये सभी के सभी होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर हम डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है सोनार तकनीकी में किन तरंगों का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि सोनार तकनीकी में किन तरंगों का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अल्ट्रासोनिक तरंगे बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया था? क्वेश्चन आपके सामने जो है 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 1936 में, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे अब हिंदी के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। आप लोग जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि एक ही जगह पे आपके ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन अगर कोई बता रहा है जो कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल आपको उसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न वही आएंगे, उसी तरीके के पेपर आगे भी आते रहेंगे।
तो आप पढ़ो वही जो जहाँ से एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है। तो बिल्कुल जो है अगला प्रश्न आपके सामने हिंदी से है, शुद्ध वर्तनी की यहाँ पे चयन करना है हमें। तो यहाँ पे अंतर्धान जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी अंतर्धान, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जिसका निवारण न किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक सटीक शब्द क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 में जो है हमें बताना है, जिसका निवारण न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर अपरिहार्य, बिल्कुल राइट उत्तर है अपरिहार्य, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अविराम और अभिराम शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है। अभिराम और अभिराम शब्द का सही अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23 जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं लगातार और अभिराम के मतलब सुंदर, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह दंड पाने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है, इस वाक्य में अशुद्धि कहाँ पे है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे, वह दंड पाने योग्य है। तो यहाँ पे अशुद्ध रूप है, इसको शुद्ध करना है तो ये हो जाएगा वह दंड के योग्य है, वह दंड के योग्य है, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है मृगेंद्र, मृगेंद्र किसका पर्यायवाची शब्द है, मृगेंद्र किसका पर्यायवाची शब्द है, क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे, मृगेंद्र किसका पर्यायवाची शब्द है, क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं मृगेंद्र जो है आप लोगों का शार्दुल शेर का पर्यायवाची है, बिल्कुल राइट उत्तर है मृगेंद्र शार्दुल अर्थात शेर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पश्चात शब्द का सही विलोम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल यही लेवल है आपके एग्जाम का और आप करके जाना और एग्जाम हॉल से आओगे तो आपको यहाँ पे इस क्लास की अहमियत पता चल जाएगी। ठीक है, सभी लोग यहाँ पे बताएंगे पश्चात का सही विलोम शब्द क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं पौरस्य, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। एक बार सभी लोग अपना अपना एग्जाम डेट बताओ तो आपका एग्जाम किस डेट को है, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं सभी लोग बताएंगे। अगला प्रश्न है, कंजूस के धन का उपयोग कोई और ही करता है, इस भाव के लिए सही लोकोक्ति। कंजूस के धन का उपयोग कोई और ही करता है, इस भाव के लिए सही लोकोक्ति क्या है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं शहद की मक्खी का संचय, बिल्कुल राइट उत्तर है शहद की मक्खी का संचय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करें, निम्नलिखित में से तद्भव चुनना है हमें। तद्भव अर्थात तत्सम के बिगड़े रूप को क्या बोला जाता है, तद्भव। भ्रमर भौरा को कहा जाता है, ये तो आपके संस्कृत का शब्द है, अर्थात तत्सम नहीं हो सकते हैं। अग्नि भी नहीं है, ये तो तत्सम के शब्द है दोनों। तद्भव हमें बताना है तो आप क्या कहोगे, अचरज, अचरज जो है आपका क्या है, ये तद्भव का शब्द है। ठीक है, आश्चर्य इसका जो है क्या होता है, तत्सम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, व्यष्टि, व्यष्टि शब्द का विलोम क्या होगा, व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे, व्यष्टि का विलोम क्या होगा। तो व्यष्टि का हो जाएगा समिष्टि, समिष्टि जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे
अपूर्व अ असूर्यम पस्या, असूर्यम पस्या जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आहूत शब्द का विलोम शब्द क्या है? आहूत का विलोम बताना है हमें। आहूत का विलोम ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएंगे आहूत। आहूत का विलोम शब्द जो है आप लोग को याद रखना है अनाहुत। आपके ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 32, 32वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, घड़ो पानी पड़ना अर्थात बहुत लज्जित होना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है द्विज शब्द के लिए सही अनेकार्थी समूह का चयन करें। द्विज शब्द के लिए सही अनेकार्थी हमें बताना है। द्विज, क्वेश्चन नंबर 35, द्विज के लिए जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, पक्षी, दांत और ब्राह्मण बिल्कुल राइट उत्तर है। द्विज मतलब होता है पक्षी, दांत, अभ्यारण, ये तीनों ही होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का जो हमें क्या करना है, चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 34, 34वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, अरण्य रोदन समूह का अर्थ क्या है? अरण्य रोदन समूह का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 35, 35वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, व्यर्थ का विलाप या प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 35 का बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अंक पंकिल शब्द का अर्थ क्या है? पंकिल शब्द का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 36, पंकिल, पंकिल का जो है अर्थ आपको बताना है कीचड़ से भरा हुआ, कीचड़ से भरा हुआ, पंकिल का मतलब कीचड़ से भरा हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यति का पर्यायवाची क्या है? यति, यति शब्द का जो है पर्यायवाची क्या है? यति का पर्यायवाची होता है सन्यासी। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38, 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आजानु बाहु, आजानु बाहु। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होने वाला है? तो उच्छ्वास का जो संधि विच्छेद है यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्त, उत्त प्लस श्वास। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। उन्मिलिन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मिलिन, उन्मिलिन का विलोम शब्द क्या होता है? निमिलिन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और खास करके इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न आप लोगों के लिए है, स्टार लगा लो। चक्रवृद्धि ब्याज से हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपके भी शिफ्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज से। और फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास से नहीं जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़ जाइए। अगर आपका भी एसएससी जीडी का एग्जाम किसी भी दिन है, तो आपके लिए रामबाण प्रश्न यहाँ पे हम करा रहे हैं, जैसे कि आपके एग्जाम हॉल में पूछा जा रहा है। और जिनका पेपर कल है, वो सुबह के 4 AM पे हमसे संपर्क करेंगे। एक स्पेशल क्लास होगा रामबाण, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में लमसम आना तय है, तो उस क्लास को देखकर ही जाना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपया है। समान धनराशि पर समान समय अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? हमें साधारण ब्याज बताना है। सिंपल लॉजिक है, हम सिंपल तरीके से चलेंगे। यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे इसने कहा है कि 2 वर्षों के लिए 10%, 10% का फ्रैक्शन आप निकाल दो, 10% अर्थात 10/100 अर्थात 1/10, अर्थात इसका मतलब होता है कि 10 पे 1 का ब्याज लगेगा अर्थात 11 हो जाएगा, 10 पे 1 ब्याज लगेगा 11 हो जाएगा, अर्थात ये 10 10 100 गुणा कर लो, इधर 121 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 100 वाला सामान हमें मिलेगा 121 रुपए में।
2 साल के बाद। अगर आप 100 रुपया किसी को दोगे तो अगले 2 साल के बाद आपको वह 21 रुपया लौटाएगा ब्याज के तौर पे। इसने कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपया है। हम देख रहे हैं कि 100 पे ब्याज 21 लग रहा है। ये कह रहा नहीं 2100 ब्याज रुपया में दिया है। तो 1% का यहाँ से वैल्यू निकालोगे, आपका आ जाएगा कितना, 100 रुपया। हमें कितना का पता करना है, देखो 10% चक्रवृद्धि ब्याज, इसने कहा समान धनराशि पर समान ब्याज, साधारण ब्याज निकालना है। तो देखिए 10% है तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 10% इस साल, अगले साल भी 10%, क्योंकि साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, अर्थात 20% का वैल्यू निकालना है। तो 20% निकाल दो, 20/100, ये 100 से 100 कट जाएगा। 20% अर्थात 1% का वैल्यू हमें पता है ना, तो 20 से गुणा करेंगे हम, 100% नहीं निकालना, 20। तो 20 में 100 से गुणा करेंगे, 2000 रुपया जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, साधारण ब्याज 2000 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, कार्य और समय से रिलेटेड प्रश्न है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य और समय, ये चैप्टर से भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं। ए की क्षमता सी की क्षमता की दुगुनी है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। पहले आप पता कर लेना, ए और बी मिलकर 12 दिनों में, बी और सी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में। टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क यहाँ से निकालोगे कितना हो जाएगा, 12-15 का लगातार 60, यहाँ से 12-25 60, 15 चौका 60। अर्थात यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसने कहा क्या है, ये पहले पढ़ लीजिए कि एक ए जो है, इसने कहा ए की क्षमता सी के दुगुनी है, सी के दुगुनी है, अर्थात सी से दुगुना है, अर्थात सी में हम 2 से गुणा कर देंगे, अर्थात ये बराबर 2c। ए अगर अकेले काम करेगा तो 2c के बराबर करेगा। बी कितने दिनों में काम कर सकता है, ये हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, अब देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले पता क्या करना है, बी का हिस्सा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी मिलकर 5 काम करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए का हिस्सा मांगेंगे। अगर मान लेते हैं 2 ए काम करता है, तो बी इसका ए जो है सी का 2 गुना काम करता है, सी का 2 गुना, अर्थात सी का आप जो भी काम मानो, मान लो आ, तो ए का 1 मान लो, तो बी सी जो है इसके 2 गुना काम करेगा, सी से 2 गुना काम करेगा, अर्थात ये 2 गुना करेगा, ये 2 से गुणा और ये 1, इस तरीके से बी का हिस्सा 1, तो 2 दूना के 4 1 5, इस तरीके से हो गया। अर्थात बी का जब हिस्सा हम निकालेंगे बी और सी में, तो यहाँ पे टोटल काम कराना कितना है, 60। हमें किससे कराना है, बी से। बी कितने दिनों में करेगा, तो यहाँ से बी का हिस्सा निकालोगे, यहाँ पे 4 है और सी का हिस्सा 1 है, सी का हिस्सा 1 है, तो 4 में से 1 जाएगा 3, अर्थात यहाँ से काटेंगे तो 20×3 = 60, आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है, एवरेज से रिलेटेड प्रश्न है, कह रहा है यहाँ पे कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों में कुछ औसत था, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, जिसके कारण उसके औसत में 6 रन बढ़ गए, उसका नया औसत क्या होगा, उसका नया औसत जो है हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो इसने कहा क्या है, उतने आपको जो है पढ़ना है। 10 पारियों में औसत हमें पता नहीं है, 11वीं पारी में इसने बना दिए 108 रन, 11वीं जो पारी उसने खेला तो इसने बना दिया 108 रन, अर्थात अगर आप देखोगे तो हमारे पास 11 पारी हो गए और बढ़ गया औसत कितना, 6, अर्थात रन कितना बढ़ेगा, 11 में 6 से गुणा करो, 11 6 66, 11 से 66 हम यहाँ से घटा लेंगे, हमारा जो रन बढ़ा है यहाँ पे 108 रन बनने के बाद से 66 रन, तो ये हो जाएगा आपका 42। इसने कहा है कि इसका पुराना औसत जो है हमें 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 बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नया औसत पूछा गया है, पुराना नहीं, पुराना तो औसत हम निकाल लिए, पूरा पहले जो है ये 42 के एवरेज था, अभी इसका 6 बढ़ गया है, तो 42 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यहाँ पे नया पूछा गया, हम लोग पुराना ये निकाले हैं, पुराना औसत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए समय और दूरी का क्या कह रहा है आपका कि एक ट्रेन बिना रुके 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, रुकने के साथ उसकी जो है औसत 64 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है 44वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आप लोगों को यहाँ पे बताना है। आप यहाँ पे समझोगे, इसने कहा है पहले कितना था 80,
किलोमीटर पर घंटा। अब भी जो है रुकेगा, अगर ये रुक-रुक के चलेगा तो ये चलेगा 64 का, अर्थात पहले तो डायरेक्ट चलेगा तो 80 का और रुकेगा तो 64 का हो जाएगा। अर्थात कितना देर रुका है, कितना स्पीड यहाँ पे कम हुआ है, आप देखोगे 16 का। कितने से? 80 से। और मिनट से निकालना है तो गुणे 60 कर देते हैं, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे उत्तर मिनट में पता करना है। 1 जीरो से 1 जीरो हो जाएगा, 8 दूना 16, 6 दूना का 12 मिनट जो है यहाँ पे गाड़ी जो है रुका हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि सुबह के 4 AM पे आपके लिए रामबाण प्रश्न मिलेगा, तो उस क्लास को बिल्कुल आप मिस ना करें। ठीक है, मिलते हैं सुबह वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।